तो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड मतलब जिसमें असेट्स की डेप्रिशिएटेड वैल्यू के ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। अब सिंपल है, जैसे 1 लाख की मशीन है और 10,000 का 10% के हिसाब से 10,000 का हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया, बाकी वैल्यू रहेगी 90,000। तो नेक्स्ट ईयर 90,000 का 10% डेप्रिसिएशन लगेगा 9,000, बाकी वैल्यू बची 81,000। रिटर्न ऑन वैल्यू 81,000 का 10% डेप्रिसिएशन लगेगा। इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड या रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड। तो बुक से कराऊं क्वेश्चन या खुद बनाओ? एक मिनट रुको। इलस्ट्रेशन नंबर 14, पेज नंबर है 15.24। अरे इससे तो देखिए मेरा इलस्ट्रेशन नंबर 14 भी नहीं देखा। A firm purchase on 1st of April, नहीं लिखना नहीं, मैं समरी बता रहा हूँ। A second-hand machine for ₹36,000 and spent ₹4,000 on its installation। तो पहली मशीन जो है 1 अप्रैल 20 को परचेज की है एक तरीके से 40,000 में, M1। On 1st October in the same year another machine purchased for ₹20,000। सेम ईयर 1 अक्टूबर को हमने एक और मशीन खरीदी है 20,000 में, M2। वैसे भी समरी लिख लेनी चाहिए, अच्छा रहता है। On 1st October 2022, machinery bought on 1st April 2020 was sold for ₹12,000। 1st October 2022 जो मशीन हमने 1st अप्रैल को खरीदी थी यानी कि M1, वो सेल कर दी 12,000 में। M1 सेल कर दी 12,000 and purchase a new machine for ₹64,000 on the same date। यानी कि सेम 1 अक्टूबर 22 को M3 परचेज कर ली 64,000 में। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10% per annum अंडर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड and accounts are closed on 31st March every year। prepare a machinery account for the 3 year, 3 साल के लिए मशीनरी अकाउंट बनाना है। ठीक है, वैसे कुछ नया नहीं है, आप कर सकते हो। अगर आपने स्ट्रेट लाइन मेथड किया हुआ तो डिमिनिशिंग भी कर लोगे आप। बस ध्यान ये रखना है कि जब डेप्रिसिएशन नेक्स्ट ईयर में कैलकुलेट होता है तो रिटर्न ऑन वैल्यू पे कैलकुलेट होता है, बाकी सब सेम है। हेलो जी। वो सर यहाँ कोई गेट नहीं है ना इसके आसपास, 5 ही है वही। 5 अगर आप वॉक करके आ रहे हो तब तो वॉक करके आ रहे हो तो फायदा होगा। कहाँ से तो एंट्री खाली एंट्री नहीं है, मतलब वहीं पास कर सकते हैं। नहीं आप लेके आ सकते हो। तो हमें डेट वाइज चलना है। 1 अप्रैल 2020 टू बैंक 40,000। 1 अक्टूबर 2020 टू बैंक 20,000 M1 एंड M2। तो जब 31 मार्च 21 को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे M1 M2 पर, तो अकॉर्डिंग टू टाइम यानी कि फर्स्ट मशीन पर तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा 4,000, लेकिन सेकंड मशीन पर 6 मंथ का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। यानी कि 1,000 टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 5,000। अकाउंट क्लोज और बैलेंस निकाल लेते हैं। डेट जरूर डालना है, इसका डेट का बड़ा पंगा है, इसमें लापरवाही नहीं।
लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हमेशा M1 M2 की वैल्यू यहाँ ना शो करके सेपरेटली उसको आप यहाँ पर शो करो, क्वेश्चन का साइज छोटा हो जाएगा, मतलब अननेसेसरी लेंदी हो जाता है क्वेश्चन। M1 की वैल्यू होगी 36,000 और M2 की वैल्यू होगी 19,000। अब हमने 21 to 22 तो कुछ किया नहीं है, तो सिंपल डेप्रिसिएशन लगा देते हैं। 31 मार्च 2022 बाय डेप्रिसिएशन M1 और M2। अब क्योंकि रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड है, तो रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड है, तो यहाँ डेप्रिसिएशन लगेगा 3600 और 1900। ऑब्वियसली वो 5500 ही होगा, 55,000 का 10%। तो बस अकाउंट क्लोज और बैलेंस निकाल लो। फर्स्ट अप्रैल 2022 टू बैलेंस बीडी M1 M2। M1 की वैल्यू रह जाएगी 32,400 और M2 की हो जाएगी 17,100। ठीक है, चल यहाँ तक आ जाओ। सो कैसे 32। अब 1 अक्टूबर 2022 को फर्स्ट मशीन हमने सेल कर दी 12,000 बाय बैंक M1 12,000, और 1 अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन भी लगाएंगे हम, लेकिन ये बनेंगे 6 महीने। बाय डेप्रिसिएशन M1, तो 32,400 पर 10% के रेट से 6 मंथ का डेप्रिसिएशन 1620। और अब कैलकुलेट करना है हमें प्रॉफिट लॉस। तो 32,400 में से 1620 का तो डेप्रिसिएशन कट गया, तो बाकी वैल्यू रह बची हमारे पास 30,780, और 12,000 में हमने सेल करी है, 18,780 का लॉस हो गया। बाय प्रॉफिट एंड लॉस। सेम डेट को हमने एक और मशीन परचेज कर ली 1 अक्टूबर को ही टू बैंक 64,000। तो जब 31 मार्च 2023 को डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे M2 और M3 पर करेंगे, क्योंकि M1 हम ऑलरेडी सेल कर चुके। M2 पर बनेगा 17,100 का 10%, 1710। M3 पर बनेगा 64,000 पर 10% के रेट से 6 मंथ का डेप्रिसिएशन 3200। टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 4,910। बस अब अकाउंट क्लोज करके बैलेंस निकाल देंगे। बाय बैलेंस सीडी 60,800 नहीं, ये जाना चाहिए। हाँ तभी मैं कहूँ ये हो गया 75,000 76,190 76,190। पर आपको ऐसे ही दिखाना है, बुक में जैसा किया वैसे नहीं दिखाना।
बाय बैलेंस ईडी एक होता है, दो तो होते ही नहीं है। हाँ, यहाँ करके ऐसे करके दिखा सकते हो कि M1 की वैल्यू इतनी और M2 की वैल्यू इतनी, लेकिन यहाँ पर एक साथ में होनी चाहिए वैल्यू, जो प्रोसीजर है सही। तो चलो, पार्शियल सेल ऑफ असेट्स इन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, पहले वही तो पूरा कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास में करेंगे पार्शियल सेल ऑफ असेट्स इन रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड। तो ऐसा कि मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ, नोट कर लो। मान लो एक मशीन हमने 1 जुलाई 2006 को परचेज करी। हाँ, क्वेश्चन ही नहीं लिखोगे तो करोगे कैसे? अरे यार, नीचे लिखना पड़ेगा। 1 जुलाई 2006 को एक मशीन परचेज करी 60,000 में, मान लो। फिर 1 जनवरी 2007 को एक और मशीन परचेज करी 80,000 में। 60, 80। फिर 1 अप्रैल 2008 को एक और मशीन खरीदी 40,000 में। 3 मशीनें हो गई, M1, M2, M3। और 1 जनवरी, एक मिनट, हाँ, 1 जनवरी 2009 को हमने M1 का 1/3 पार्ट सेल किया, मान लो 12,000 रुपए में। फर्स्ट मशीन का 1/3 पार्ट सेल कर दिया 12,000 रुपए में, और डेप्रिसिएशन लगाना है हमें 10% पर एनम के रेट से अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड, एंड अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, एंड प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द 3 ईयर। 3 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है। पहले स्टेटमेंट नोट कर लो। Sir, both है। हम्म तो 1/3 पार्ट ऑफ मशीनरी बेच दिया, as in मतलब क्या? आपकी आवाज ना कुछ इस तरीके से आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या बोल रहे हो। Sir, मतलब मैं पूरा क्वेश्चन मैं रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। 1 जुलाई 2006 को 60,000 में परचेज करी। 1 जनवरी 2007 को 80,000 में। 1 अप्रैल 8 को 40,000 में। और 1 जनवरी 2009 को M1 का 1/3 पार्ट सेल किया 12,000 में। और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10% पर एनम, स्ट्रेट लाइन मेथड, अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर, प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर द 3 ईयर। तो शायद हो गया क्लियर। क्वेश्चन ये था कि इस मशीन का पार्ट बेचना, as in क्या मतलब होता है उसका? अच्छा, मशीनरी का पार्ट मतलब पार्ट, जैसे कंप्यूटर में सबने खरीदा था पूरा का पूरा, और हाँ। कंप्यूटर का मान लो 3 साल बाद मॉनिटर बेच दिया अच्छा। अलग से, या अच्छा, सीपीयू बेच दिया, तो ये है ठीक है। पार्ट से मतलब। डेप्रिसिएशन का डी कैपिटल होगा, वैसे सब सही है। अब करना है आपको, बस इतना करके छोड़ना है। हाँ, अब इसके बाद करना है 3 के बाद इलस्ट्रेशन नंबर 6। चलो, मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी करो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आता है आपके, इसको अच्छे से समझना है, और प्रेजेंटेशन भी अच्छे से रखनी है। प्रेजेंटेशन पे भी फोकस करना है, ऐसा नहीं कि आप कैसे भी लिख दोगे टीचर नंबर दे देगा। इंप्रेशन बहुत बड़ी चीज होती है, इंप्रेशन खराब नहीं होना चाहिए। July 1, 2006 to bank M1 60,000। January 1, 2007 फिर से टू बैंक M2 80,000। 31 March 2007
एट द एंड ऑफ ईयर जब अकाउंट क्लोज करेंगे तो पहले हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। M1 और M2 पर M1 यूज करिए हमने 9 महीने के लिए, यानी कि 4500, 60,000 पर 10% के रेट से 9 मंथ का डेप्रिसिएशन। और M2 3 महीने यूज करिए तो उसका 3 महीने का डेप्रिसिएशन, टोटल हो गया 6500। टू बैलेंस BD M1 M2। मेरी आवाज आ रही है आपको सिया? यस सर आ रही है। M1 की वैल्यू रह गई 55,500 और M2 की वैल्यू रह गई 78,000। 7 to 8 में हमने कुछ नहीं किया तो बस डेप्रिसिएशन चार्ज कर देते हैं 31 मार्च 8 बाय डेप्रिसिएशन। M1 और M2 पर क्योंकि स्टेट लाइन मेथड है तो वही 6,000 और 8,000 डेप्रिसिएशन लग जाएगा सीधा सीधा। और अकाउंट क्लोज करके बैलेंस निकाल देंगे। Thirty-first March 8 to balance brought down 1,19,500 first April 8 M1 M2 M1 की वैल्यू रह गई 49,500 और M2 की रह गई 70,000। सर इतना यहाँ तक आ जाओ फिर आगे देखते हैं। हो गया क्वेश्चन? तो अब हमने ये मशीन सेल करी है
1 जनवरी 2000 नहीं, उससे पहले हमने 1 अप्रैल को एक और मशीन खरीदी है, पहले वो खरीद लेता हूँ। टू बैंक, हमेशा हमें डेट वाइज चलना चाहिए। टू बैंक M3 हमने परचेज करी है 1 अप्रैल 8, सॉरी 1 अप्रैल 8 को। टू बैंक 40,000। अब 1 जनवरी 9 को हमने फर्स्ट मशीन का 1/3 पार्ट सेल किया है 12,000 में। तो जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो अभी जो डेप्रिसिएशन लगेगा 9 महीने का, वो केवल 1/3 पार्ट पर ही लगेगा। ठीक है, अब पूरी मशीन है 60,000 की, तो 1/3 पार्ट हो गया 20,000 का, क्योंकि डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे कैलकुलेट करना है हमें। तो 20,000 पर 10% के रेट से 9 मंथ का डेप्रिसिएशन ये बन गया, कितना बन गया? 1500 ना, 1500। तो बाय डेप्रिसिएशन 1500। अभी एक चैलेंज हो रहा है कि जो मशीन बेची है उसको बेचने से कितना प्रॉफिट लॉस हुआ। हमेशा प्रॉफिट लॉस जो है वो रिटर्न ऑन वैल्यू से कैलकुलेट करते हैं। तो पूरी मशीन की रिटर्न ऑन वैल्यू थी 49,500, तो 1/3 की वैल्यू हो जाएगी 16,500। लेकिन ये 1/3 पार्ट की जो वैल्यू है ये 1 अप्रैल की वैल्यू है, बेची 1 जनवरी को है, और अभी अभी हमने 9 महीने का डेप्रिसिएशन भी लगाया 1500। तो डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो वैल्यू बची वो आई 1 जनवरी 9 की वैल्यू, वो है हमारी 15,000। और वो इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन वैल्यू। 15,000 रिटर्न ऑन वैल्यू, अब जगह नहीं इसलिए लिखा नहीं मैंने। सेल करी है वो 12,000 में, तो लॉस ऑन सेल आ गया 3,000। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते, शायद नजर नहीं आ रहा होगा। तो अब जब 31 मार्च 2009 को हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो फिर चैलेंज है, M1 पर कितना, M2 पर कितना, M3 पर कितना। पहले आप लोग इसमें नोट कर लो, मैं वेट कर लेता हूँ। यहाँ तक कर लिया आपने? पहले यहाँ तक कर लो। अब जब M1 पे डेप्रिसिएशन लगाना है तो हमें M1 की ओरिजिनल कॉस्ट को देखना है। ओरिजिनल कॉस्ट के भी 2/3 पार्ट पे लगना है, क्योंकि 1/3 पार्ट तो हम सेल कर चुके हैं। तो 2/3 पे 4,000 हो जाएगा, इसका 8,000, और M3 का, M3 पूरा साल यूज करिए, उसका भी 4,000। बस अब अकाउंट क्लोज करो और बैलेंस निकाल दो। बाय बैलेंस CD टोटल हो गया 1,59,500। और सेम टोटल ठीक सामने लिख देंगे। $1,59,500 और बैलेंस निकालना पड़ेगा। 12, 3, 15 और 1, 16, 16, 16, 32, 32, 500। $1,27,000 ना, तो ये आ गया 1,27,000। एक और चैलेंज है, मुझे बताओ, वैसे करना जरूरत नहीं है, वैसे वैसे पूछ रहा हूँ, जब टू बैलेंस BD लिखेंगे तो M1 की वैल्यू कितनी आएगी? M1 की वैल्यू कितनी आएगी? चार हजार का। करण, अगर आप पूछिए M1 की वैल्यू कितनी है तो कैसे निकालोगे? जरूरत नहीं है, वैसे पूछ रहा हूँ, कैसे निकालोगे? पहले तो 49,500 का 2/3 ले लो, कितना आएगा? 33,000।
33,000 में से भी 4,000 माइनस कर दो, 29, बिल्कुल सही आंसर आपका। वो हाँ चेंज तो होगा ही। अब जैसे हमने इसमें पार्शियल सेल ऑफ असेट्स पढ़ा है, कई बार एग्जाम में करण सीधा सीधा ऐसा नहीं बोलता कि 1/3 ऑफ द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट मशीन, उसकी वजह वो कह देता है कि whose original cost was ₹20,000 as on 1st July 2006। तो एक ही तो बात हुई, हमने 60,000 का 1/3 करा तो उसका 20,000 आ गया। तो कई बार वो ऐसा बोल देता है कि एक मशीन जिसकी की ओरिजिनल कॉस्ट 20,000 थी, सोल्ड फॉर ₹12,000। तो सेम बात हो गई ना। हाँ लिखा होगा इंक्लूडेड इन फर्स्ट मशीन या सेकंड मशीन, वो लिखा होगा, वो इसमें मिसप्रिंट है, बस क्वेश्चन की मिस्टेक है, वो तो दिया होगा, ऐसे तो हमें सपना थोड़ा ना आएगा। देखो होमवर्क में जो आपको करना है, इलस्ट्रेशन नंबर 13, 15, 16, 3 तो इलस्ट्रेशन करनी है। 16 क्या, 16 में क्या है, वही मिस्टेक है तो समझ लो फर्स्ट मशीन का ही बेचा है, मेरे ख्याल से फर्स्ट मशीन ही है जो बेची है। अच्छा देखिए समझ में, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 16 में नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, होमवर्क में कर लेना इलस्ट्रेशन नंबर 13, 15 और क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 18, 19 एंड 20। और हाँ जिन्होंने नहीं किया पिछला होमवर्क, तो उनको क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 पेंडिंग है जिनका, 9, 10, 11, 12, 13। और इसमें क्वेश्चन नंबर 11 जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही एग्जाम में आता है स्ट्रेट लाइन मेथड का। 11 भी और 12 भी दोनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। 13 में केवल एक कंफ्यूजन होगा आपको कि जो मशीन खरीदी है वो कितने में खरीदी है, 6, 5, 15, नहीं 6, 5, 11, 4, 5, 16, 16,500 में से हाँ 15,000। हाँ अच्छा बैलेंस मैच नहीं करा, वो मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा हाँ चलो क्वेश्चन एक बार ध्यान रखना, चलो पॉइंट आएगा तो बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 में ना ये नहीं बताया कि मशीन कितने में खरीदी है, लेकिन ये बताया हुआ है कि हमने पेमेंट ना इंस्टॉलमेंट्स में करी है, एक मशीन की पेमेंट 3 इंस्टॉलमेंट्स में करी है। तो याद रखना इंस्टॉलमेंट में हमेशा इंटरेस्ट भी इंक्लूड होता है, और इंटरेस्ट जो है वो असेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं होता। इंटरेस्ट जो है फाइनेंशियल एक्सपेंस है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है कि वो असेट की वैल्यू में जोड़ दो। तो जो हमने टोटल पेमेंट करी है अगर उसमें से आप इंटरेस्ट माइनस कर दोगे तो बाकी जो वैल्यू बचेगी वो किसकी बचेगी, मशीन की वैल्यू। और उसकी एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर, ध्यान रखना क्योंकि उधार में खरीदी है। देखो मशीन खरीदी है लेकिन पेमेंट नहीं करी, पेमेंट तो हमने फ्यूचर में करी है इंस्टॉलमेंट्स में, तो एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ मशीन क्या एंट्री करोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो अभी तक जो हम लिखते हैं टू बैंक टू बैंक टू बैंक, उसकी जगह टू वेंडर आ जाएगा, उसमें मशीनरी अकाउंट में लिखेंगे टू बैंक की जगह टू वेंडर। बाकी जैसे क्वेश्चन होता है वैसे होगा। इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो रही है उसका यहाँ पे मशीनरी अकाउंट से कोई लेना देना नहीं है, इंटरेस्ट का कोई लेना देना नहीं है, बस इतना सा है कि एक तो आपको उसकी कॉस्ट निकालनी है और मशीनरी अकाउंट में टू बैंक की जगह टू वेंडर लिख देना, बाकी सेम क्वेश्चन है। चलो फिर मिलते हैं, और किसी का भी कोई टेस्ट आ रहा हो यूटी वगैरह तो मुझे बता देना, उसका मैं मतलब कम से कम मुझे 8 दिन पहले बता देना, जिसका कभी भी कोई यूटी हो उसका जो सिलेबस है उसको मुझे 8 दिन पहले रिमाइंड जरूर करा देना।